हेलो दोस्तों, नमस्ते। कल हमने प्रोटीन की कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके आगे का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मतलब प्रोटीन से ही रिलेटेड है, लेकिन प्रोटीन के स्रोत है और प्रोटीन के स्वास्थ्य लाभ क्या है, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, प्रोटीन की अधिकता से होने वाले रोग और विटामिन, है ना। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही डिप्थ के साथ पढ़ेंगे हम। और आपको क्लास कैसी लगी ये ज़रूर बताना आप एंड में, और उसके बाद लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो चलो दोस्तों, हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो प्रोटीन के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। तो प्रोटीन के स्रोत पशु जगत होता है एक, और एक वनस्पति जगत होता है। तो पशु जगत में पशुओं से प्रोटीन के स्रोत क्या है और वनस्पति से क्या है। तो पशुओं के अंतर्गत आएगा मांस, मछली, अंडा, है ना। पक्षी दूध, दुग्ध उत्पाद इत्यादि। तथा वनस्पति से, है ना, पशु जगत से मांस, मछली, अंडा, पक्षी, दूध, दुग्ध इत्यादि। और वनस्पति से हमें मिलेगा सोयाबीन से प्रोटीन मिलता है भरपूर मात्रा में। सूखे मेवे, काजू, बादाम, अखरोट, अंजीर, मूंगफली, फल, सब्जियां इत्यादि, ये सारे ही सूखे मेवे के अंतर्गत आते हैं। तो हमें पशु जगत से प्रोटीन किस किस चीज़ में मिलता है। तो आप पशु जगत लिख के अंडरलाइन करके उसके सामने लिख लीजिए मांस, मछली, अंडा, पक्षी, दूध और दूध से बने हुए उत्पाद। और वनस्पति जगत के अंतर्गत सोयाबीन, सूखे मेवे, सोयाबीन में भरपूर मात्रा में रहता है। उसके बाद सूखे मेवे में काजू, बादाम, अखरोट, अंजीर, मूंगफली, फल, सब्जियां इत्यादि। इन सब में क्या पाया जाता है। तो प्रोटीन, ये प्रोटीन के स्रोत है। आगे पढ़ते हैं। प्रोटीन के स्वास्थ्य लाभ क्या क्या है। तो यह कोशिकाओं की वृद्धि करता है। प्रोटीन का क्या काम है, कोशिकाओं की क्या करता है, वृद्धि करता है। और हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर में गैसीय, संवहन एवं उपापचयी क्रियाओं में भाग लेता है। हीमोग्लोबिन जो होता है उसके रूप में क्या करता है, ये शरीर में गैसों का क्या करता है, संवहन करता है एवं उपापचयी क्रियाओं में भाग लेता है। उपापचयी क्रियाओं में क्या करता है, प्रोटीन भाग लेता है। और हीमोग्लोबिन में शरीर के गैसीय संवहन को क्या करता है, उसमें भाग लेता है। उसके बाद प्रोटीन के लाभ, कोशिका की वृद्धि नोट कर लीजिए आप। इसके बाद हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर में गैसीय संवहन और उपापचयी क्रियाओं दोनों में भाग लेता है, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन प्रकृति में कैसा होता है। तो प्रोटीन प्रकृति में क्षारीय होता है तथा शरीर में अम्ल क्षार के संतुलन को बनाए रखता है। प्रोटीन क्या करता है, अपने शरीर में अम्ल मतलब जितने भी खट्टे पदार्थ, फल होते हैं, खट्टी चीज़ें जो भी है वो उसको, और क्षार मतलब जो कड़वी चीज़ें होती है ना, अम्ल और क्षार को के संतुलन को कहाँ पे बनाए रखता है, तो हमारे शरीर में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं ताकि यही क्लियर हो जाए अपने सारा। तो प्रोटीन के स्रोत होते हैं पशु जगत, वनस्पति जगत। पशु से हमें मांस, मछली, अंडा, पक्षी, दूध और दूध से बनी चीज़ें। और वनस्पति से हमें सोयाबीन, सूखे मेवे में काजू, बादाम, अखरोट, अंजीर, मूंगफली, तेल, सब्जियां, ठीक है। ये स्रोत हो गए। अब प्रोटीन से हमें क्या क्या लाभ होता है। तो ये कोशिका की वृद्धि में लाभदायक है, हीमोग्लोबिन के रूप में गैसीय संवहन करता है, अपने शरीर में उपापचयी क्रियाओं में भाग लेता है। प्रोटीन प्रकृति में क्षारीय होता है। प्रोटीन कैसा होता है, क्षारीय होता है तथा शरीर में अम्ल एवं क्षार के संतुलन को भी प्रोटीन बनाए रखता है। शरीर में संतुलन को कौन बनाता है, तो अम्ल और क्षार के संतुलन को प्रोटीन बनाता है, ठीक है। यहाँ तक आया आपको समझ में। आगे बढ़ते हैं, है ना। अगर नहीं आया हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि हमें समझ में नहीं आया। आप डबल से बताएं तो मैं डबल क्लास बना दूंगी आपके लिए, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद ग्लोबिन प्रोटीन क्या करता है। ग्लोबिन प्रोटीन क्या करता है, रुधिर में ऑक्सीजन के संवहन में सहायता करता है। कौन सा प्रोटीन करता है, ग्लोबिन प्रोटीन क्या करता है, शरीर में रुधिर में जो ऑक्सीजन के संवहन में सहायता करता है। कौन सा प्रोटीन करता है, ग्लोबिन प्रोटीन का क्या कार्य है, तो रुधिर में ऑक्सीजन के संवहन में सहायता करता है, ठीक है। उसके बाद वह लाइपोप्रोटीन क्या करता है, लाइपोप्रोटीन रुधिर में वसा का संचरण करता है ना। जैसे ग्लोबिन क्या करता है, तो ये ऑक्सीजन का संवहन करता है रुधिर में, और लाइपोप्रोटीन क्या करता है, तो ये रुधिर में वसा का संचरण करता है। लाइपोप्रोटीन वसा का करता है और ग्लोबिन ऑक्सीजन का करता है। कहाँ करता है, रुधिर में, है ना। और उसके बाद ग्लाइसिन नामक प्रोटीन का क्या कार्य है। ग्लाइसिन नामक प्रोटीन
वलय का निर्माण होता है ना। ग्लाइसिन नामक प्रोटीन से क्या होता है, पोरफायरिन वलय का निर्माण होता है, जो क्या करता है, इसका कार्य क्या करता है, जो हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम तथा क्लोरोफिल के अणुओं की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये पोरफायरिन का वलय का निर्माण करता है, कौन करता है, ग्लाइसिन नामक प्रोटीन, है ना। और ये पोरफायरिन वलय का निर्माण करता है, जो क्या करता है, हमारे हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम तथा क्लोरोफिल के अणुओं की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन निभाता है, पोरफायरिन। ठीक है, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं हम इतना सा और, है ना। तो ग्लोबिन प्रोटीन रुधिर में ऑक्सीजन के सहवहन में सहायता करता है। ग्लोबिन प्रोटीन क्या करता है, रुधिर में ऑक्सीजन का क्या करता है, सहवहन करने में सहायता करता है। लाइपोप्रोटीन रुधिर में वसा का संचरण करता है। इसके बाद ग्लाइसिन नामक प्रोटीन पोरफायरिन वलय का निर्माण होता है, जो हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम तथा क्लोरोफिल के अणुओं की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओके दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ अमीनो अम्ल में महत्वपूर्ण प्रतिजैवी, कुछ महत्वपूर्ण क्या है, प्रतिजैविक। अमीनो अम्ल से महत्वपूर्ण क्या है, प्रतिजैविक है। एंटीबायोटिक्स पदार्थों का क्या करता है, संश्लेषण भी होता है ना। अमीनो अम्ल से महत्वपूर्ण प्रतिजैविक का क्या होता है, संश्लेषण भी होता है। उसके बाद कशेरुकी जंतुओं में ऊन, सींग, पंख, खूर, नाखून, पंजे तथा कछुओं के कवच आदि में अल्फा केरेटिन नामक प्रोटीन, है ना। तो ये जैसे सींग, पंख, खूर, नाखून, पंजे तथा कछुओं के कवच, ये सब कौन से प्रोटीन से बने होते हैं, तो केरेटिन प्रोटीन से क्या क्या बनता है, तो सींग, पंख, खूर, नाखून, पंजे, कछुओं के कवच, इसमें कौन सा प्रोटीन होता है, केरेटिन नामक प्रोटीन। उसके बाद मकड़ियों के जाले केरेटिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, इन जालों की तनन सामर्थ्य 2 लाख पौंड प्रति वर्ग इंच होती है। जो जाले होते हैं मकड़ी के, उनकी सामर्थ्य कितनी होती है, 2 लाख पौंड प्रति वर्ग इंच, अर्थात स्टील के इतने ही मोटे तार से अधिक होती है। स्टील के इतने ही मोटे तार से अधिक होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं, हाँ। इसके बाद प्रोटीन की अधिकता से होने वाले रोग, है ना, कमी से भी होते हैं और अधिकता से भी होते हैं। इसलिए अपन को क्या करना चाहिए, सभी चीज़ें हमें संतुलित रूप से लेना चाहिए, है ना, जो ना तो ज़्यादा हो और ना कम हो। तो आपको ये प्रोटीन वाली क्लास अच्छी लग रही होगी, तो हम आगे बढ़ते हैं ना। इसकी कमी से बच्चों में मुख्यतः 2 प्रकार का कुपोषण होता है। प्रोटीन की कमी से 2 रोग होते हैं, जो क्वाशियोकर, है ना, क्वाशियोकर नामक रोग। यह प्रोटीन की कमी से 1 से 4 वर्ष की उम्र तक के बच्चों में होने वाला प्रमुख रोग है। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकर रोग होता है, जो 1 से 4 की उम्र के बच्चों को होता है। इस रोग में बच्चों की शारीरिक वृद्धि रुक जाती है ना, शरीर की वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है, तथा उनके शरीर में सूजन, बाल एवं त्वचा का रूखापन या कांतिहीनता आ जाती है। ये इस रोग के लक्षण हैं, है ना। ये रोग ऐसा है जिसमें बच्चों की क्या होती है, शारीरिक संरचना रुक जाती है और रूखापन आ जाता है ना, त्वचा, बाल में, सब में। तो इस रोग से अधिकतर वे ही बच्चे पीड़ित होते हैं जिन्हें उचित मात्रा में दूध नहीं मिलता है। इससे बचाव के लिए रोगी को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन युक्त भोजन दिया जाना चाहिए, है ना। जिसमें प्रोटीन की कमी होती है जिन बच्चों में, उन्हें क्वाशियोकर रोग होता है और ये 1 से 4 साल के बच्चों के बीच में होता है। बहुत ही IMP है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है कि क्वाशियोकर क्या है, ये किसकी कमी से होता है, ये कितने साल के बच्चों में होता है और इसमें कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो लक्षण मैंने बताया आपको, शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, सूजन, बाल, त्वचा, रूखापन, है ना। तो ये किसकी कमी से होता है, तो प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, आया समझ में। अब आगे बढ़े, है ना। इसी दूसरा रोग है मेरास्मस, है ना। यह रोग प्राय भोजन में प्रोटीन तथा ऊर्जा, कैलोरी की कमी से होता है ना। भोजन में क्या, प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से होता है। यह रोग होता है 6 माह से लेकर 1 वर्ष की उम्र तक। 6 माह से लेकर 1 वर्ष की उम्र तक के बच्चों में होता है। इस रोग से पीड़ित बच्चों की शारीरिक वृद्धि रुक जाती है और उनकी त्वचा पतली, रूखी तथा झुर्रीदार और उनके भार में अत्यधिक कमी हो जाती है ना। तो क्वाशियोकर की है तो 1 से 4 वर्षों की, और इनमें इसकी कमी से शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, त्वचा का सूखना, सूजन, बाल, है ना। तो इससे बचने के लिए बच्चों को पर्याप्त रूप में
दूध पिलाना चाहिए। तो क्वाशियोकर की अब मेरास्मस की है कि भोजन में प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी हो, और यह रोग 6 माह से लेकर 1 वर्ष की उम्र तक के बच्चों में होता है, और इसमें भी शारीरिक वृद्धि रुकती है, त्वचा पतली हो जाती है, रूखी झुर्रीदार हो जाती है, और भार में वजन में अत्यधिक कमी होती है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मैं आशा करती हूँ कि आप मेरे साथ ही जो मेन पॉइंट है उनको कॉपी में नोट कर रहे होंगे, है ना। जैसे ये 1 से 4 साल के बच्चों में कौन सा रोग होता है, 6 से 1 वर्ष के कौन सा रोग होता है ना। यहाँ से हमेशा प्रश्न बनता है, इसलिए बोल रही हूँ मैं आपको कि आप साथ के साथ नोट कर लीजिए। अब प्रोटीन की अधिकता से कौन से रोग होते हैं, तो प्रोटीन की अधिकता से यूरिया जैसे नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट उत्पादकों की मात्रा बढ़ जाती है, जिन्हें किडनी द्वारा उत्सर्जित करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार प्रोटीन की अधिकता से किडनी संबंधी रोग की संभावना बढ़ जाती है ना। प्रोटीन की अधिकता से कौन सा रोग होता है, तो किडनी संबंधी रोग होता है। क्यों होता है ये, तो प्रोटीन की अधिकता में यूरिया जैसे नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट उत्पादों की मात्रा बढ़ जाती है, और जिन्हें किडनी क्या नहीं कर पाती है, उत्सर्जित करने की आवश्यकता होती है। और इस प्रकार की प्रोटीन की अधिकता से किडनी संबंधित रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। कई बार प्रोटीन की अधिकता से अमीनो अम्ल का संतुलन भी बिगड़ जाता है, जिससे मिथियोनिन, सिस्टीन और हिस्टिडीन जैसे अमीनो अम्ल की विषाक्तता उत्पन्न होती है। यह स्थिति खिलाड़ियों में अधिक देखी जाती है, क्योंकि वे प्रोटीन की अधिक मात्रा ग्रहण करते हैं। तो हमारी क्लास आज यहीं देख देते हैं, मतलब यहीं ख़त्म करते हैं, और अगला टॉपिक विटामिन पढ़ेंगे बहुत ही डिप्थ के साथ। और हमने पहले प्रोटीन पढ़ा, उसके बाद उसकी विशेषता पढ़ी, फिर उसके स्रोत पढ़े, फिर उसके लाभ पढ़े, और उसकी कमी से होने वाला रोग और उसकी अधिकता से होने वाले रोग, है ना। इसके बाद हम विटामिन पढ़ेंगे बहुत ही मज़े से, ठीक है। तो आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना, और लाइक, कमेंट, शेयर। थैंक यू दोस्तों।